So in today's lecture, we will be discussing about the another important topic, that is the dissolution of a partnership firm. Okay. In the previous video, we have discussed about the incoming and outgoing partners, that is the dissolving of a partnership. ठीक है. So there is a difference between dissolving of a partnership and dissolving of a partnership firm. ठीक है. डिजॉल्विंग ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब कोई पार्टनर किसी पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाता है और पूरी पूरी फर्म डिजॉल्व नहीं होती. फॉर एग्जांपल देखो, अगर दो पार्टनर हैं तो अगर एक पार्टनर बाहर जाता है तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप फर्म भी डिजॉल्व हो जाएगी और पार्टनरशिप भी डिजॉल्व हो जाएगी. दोनों ही चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि सिंगल बंदा पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता. दैट इज द एसेंशियल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विच वी हैव डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. तो सिंगल बंदा पार्टनरशिप फर्म तो नहीं बना सकता. तो अगर दो ही पार्टनर हैं और एक पार्टनर बाहर जाने की बोलता है तो वो इटसेल्फ ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी हो जाएगी. लेकिन अगर मान लो बंदे हैं तीन, एक पार्टनरशिप फर्म है, तो अब एक बंदा अगर बाहर जाने को बोल रहा है, पार्टनरशिप से निकलने को, पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकलने को बोल रहा है, दैट वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियो, तो उस टाइम पे द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज देयर. सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है. इसीलिए सेक्शन 39 में स्पेसिफिकली मैंशनड है कि व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड. ठीक है. वो कब होती है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स. जब सारे ही पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो समझ में आ गया पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है? कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, दैट इज आउट गोइंग पार्टनर. ठीक है. उसकी कुछ राइट्स होती है, दैट वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियो. ठीक है. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जब सारे ही पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने की बात कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. इसके कई सारे तरीके हैं. डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कब वो ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से डिसॉल्व हो जाती है कि आप चाहें या ना चाहें पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. दिस इज़ वेरी सिंपल. डिसोल्यूशन के लिए अगर पहले से कोई एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप फर्म की डीड में एक्सप्रेसली मैंशनड है, क्योंकि हमने पूरे पार्टनरशिप एक्ट में यही पढ़ा है कि अगर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात कर रहा है, तो वो उस पार्टनरशिप का कंडक्ट उस एग्रीमेंट के थ्रू ही डील होगा. ठीक है. तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है. सबसे पहले डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोई एग्रीमेंट पहले से ही है, कोई क्लॉज पहले से ही है कि अगर ये चीज़ होती है तो पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व, तो उस एक्सप्रेस एग्रीमेंट के लिए. ठीक है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही है तो उस टर्म के कंप्लीट होने के बाद पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेंचर के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म अगर बनाई गई है तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद एग्रीमेंट होगा पहले से ही कि भाई इस पर्टिकुलर वेंचर के लिए या फिर उसके लिए हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं. तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, पार्टनरशिप फर्म को अगर आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है तो पार्टनरशिप फर्म उस एग्रीमेंट के थ्रू डिसॉल्व हो जाएगी. तो दिस इज द डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. इसके अलावा भी अगर कोई और क्लॉज स्पेसिफिकली डाला गया है पार्टनरशिप फर्म की डीड में कि अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंस आती है देन द पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व, तो देन इट विल डिसॉल्व by that by the act of that particular विच इज़ मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड. तो जो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही एग्रीमेंट में जो चीज़ स्पेसिफिकली मैंशनड है, अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व. इट कैन बी डिसॉल्व विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल सी बात ये है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में जो कि मैंशनड है. ठीक है. कंसेंट ऑफ द पार्टनर है, सब मिलके भी उस फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, पहली चीज़. दूसरी, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है उसके थ्रू भी वो डिसॉल्व हो सकती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. थर्ड इज द कंपल्सरी डिसोल्यूशन, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ इस टर्म का मतलब होता है कि आप चाहें या ना चाहें, स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो या ना हो, लेकिन ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है. ठीक है. लॉ में जिसकी वजह से कोई काम होता है,
कोई एक्ट होता है, ठीक है। तो इस कंपलसरी डिसोल्यूशन को हम ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। ये दोनों टर्म यूज़ होते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑपरेशन ऑफ लॉ बताइए कि जिससे फर्म डिसॉल्व हो सकती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द कंपलसरी डिसोल्यूशन, जब फर्म को डिसॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन है व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप खत्म होने के लिए जैसे ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। उस जैसी एडजुडिकेशन होती है उसकी इंसॉल्वेंसी की, वैसी ही पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर क्या करा जा रहा है, क्यों खत्म होती है? जब भी रीज़न बताया था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करती है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ऊपर तो कोई लाइबिलिटी लगी ही नहीं सकती, तो इसी वजह से जैसे ही वो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट होता है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे बंदे जब इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए कोर्ट के द्वारा कि भाई जितने भी पार्टनर हैं सब इंसॉल्वेंट हो गए, सबका दिवालिया निकल गया, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। क्योंकि भाई लाइबिलिटी अब किस पे दोगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की एक एसेंस होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही नहीं बची तो फिर फायदा ही क्या है? फिर तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन है कि मान लो 3 बंदे एक पार्टनरशिप फर्म में, जैसे 2 दिवालिया घोषित हो गए, अब बचा एक, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। रीज़न क्या है भाई? 2 बंदे जो एडजुकेट हो गए तो वो तो आउटगोइंग पार्टनर्स बन गए, एक बंदा फर्म बना नहीं सकता पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को बनाने का मेन एसेंशियल क्या है? 2 बंदे होने चाहिए। तो अब 3 पार्टनर में से 2 अगर दिवालिया हो गए, एक बचा, ये मतलब कि सारे एक को छोड़कर अगर सारे दिवालिया हो जाते हैं तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। 4 हैं तो 3 दिवालिया होगा, एक बच गया तो भी डिसॉल्व हो जाएगी, चारों के चारों हो गए तो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है हैपनिंग ऑफ इवेंट विच मेक इट अनलॉफुल फॉर बिजनेस टू बी कैरीड ऑन। अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे कि बिजनेस जो है वो अनलॉफुल हो जाए, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी तक पार्टनरशिप फर्म जो वर्क कर रही थी वो वर्क लॉ के हिसाब से लीगल था। अब गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिससे वो काम जो उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का था वो इलीगल हो गया। वो कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी ऐसा लॉ पार्टनरशिप गवर्नमेंट ने बनाया जिससे कि वो बिजनेस इलीगल हो गया। तो अब भाई जब बिजनेस इलीगल है तो इलीगल बिजनेस तो कोई पार्टनरशिप फर्म कंडक्ट कर नहीं सकती, तो अब ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो उसका मेन पर्पस था, जो उसका मेन बिजनेस था, वो ही इलीगल हो गया है, ठीक है। तो ये 2 सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटीजेंसी, दैट इज अनदर सेक्शन 42। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर कोई ऐसा हैपनिंग हो जाता है, कोई सर्टेन कोई ऐसी कंटीजेंसी हो जाती है जिससे फर्म काम नहीं कर सकती है, तो ऐसी पर्टिकुलर किसी कंटीजेंसी में भी उस फर्म को डिसॉल्व करना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो उस ऐसी अगर कोई कंटीजेंसी आती है फर्म के सामने, ऐसी कोई कंडीशन आती है जिससे कि वो फर्म अब काम नहीं कर सकती है, वो कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस बिजनेस को कैरीड फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपलसरी डिसोल्यूशन का हमने जब सेकंड पॉइंट पढ़ा था इलीगल वाला, उसमें एक चीज़ और भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लो अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म जो है वो 2 तरीके के बिजनेस करती है, ठीक है। अब उनमें से जो लॉ आया है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर ही आया है, वो बिजनेस 2 तरीके के बिजनेस कर रही है। अब जो लॉ पास हुआ उससे उसका सिर्फ एक बिजनेस इलीगल हुआ है, ठीक है। तो अब वो दूसरा बिजनेस कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि भाई 1-2 बिजनेस कैरी फॉरवर्ड वो कर रही थी। पार्टनरशिप जो पार्टनर्स थे उस फर्म के 2 तरीके के बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ एक ही लॉ से इलीगल हो रहा है, दूसरा बचा हुआ है, तो वो दूसरा बिजनेस वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज the dissolution on happening of certain contingencies and compulsory dissolution of a partnership firm. Another important is dissolution by notice of partnership firm at will. ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसमें क्या है, पार्टनरशिप एट विल में हमने पहले भी पढ़ा था, जब पार्टनर किसी पार्टनरशिप एट विल है और अगर पार्टनर उसको छोड़ना चाह रहा है तो उसको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। नोटिस देना कंपलसरी होता है, क्योंकि नोटिस, पब्लिक नोटिस से ही पता चलता है कि भाई उस पार्टनर ने उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया है। अब मान लो देखो 2 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप एट विल है, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, पार्टनर को, थर्ड पार्टी को भी पता चल गया, तो भाई 2 पार्टनर के बीच में तो अगर पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी खत्म होगी और पार्टनरशिप फर्म भी खत्म होगी। लेकिन अगर मान लो 2 से ज़्यादा पार्टनर है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 3 पार्टनर हैं,
ठीक है। तो बाय नोटिस ऑफ पार्टनर टू ऑल द पार्टनर्स फॉर डिसॉल्विंग, अगर पार्टनर सब पार्टनर्स को नोटिस देना, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो पार्टनर जो है वो सभी पार्टनर्स को नोटिस देगा, ठीक है, कि भैया ये पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर नोटिस में जो उस पार्टनर जो डिसॉल्व करना चाह रहा है पूरी पार्टनरशिप फर्म को, उसने बाकी पार्टनर्स को नोटिस दिया कि भाई आई वांट टू डिसॉल्व द होल पार्टनरशिप, इस चीज़ का नोटिस, पब्लिक नोटिस भी उसने दे दिया ताकि थर्ड पार्टीज को भी पता चल जाए और उन पार्टनर को भी नोटिस उसने दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वो नोटिस जो है उसमें अगर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड है कि भाई इस दिन से ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म एट विल थी, तो उस पर्टिकुलर दिन जो उस नोटिस में मेंशन है उस पर्टिकुलर दिन से वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी, ठीक है, उसकी लाइबिलिटीज सारी उसी दिन खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डेट नोटिस में मेंशन नहीं है, सिर्फ उसने ये नोटिस भेज दिया कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये नोटिस जिस दिन कम्युनिकेट होगा, जिस दिन भी ये नोटिस कम्युनिकेट हो गया बाकी पार्टनर्स को, उसी दिन से पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप एट विल नोटिस से ही डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि उसमें ना ही कोई स्पेसिफिक वेंचर्ड मेंशन है, ना ही उसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये सारी तो हो गई कब पार्टनर्स खुद अपने से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का आता है, दैट इज बाय कोर्ट। कब कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है? तो सबसे पहली कंडीशन है इनकेपेबिलिटी ऑफ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर इनकेपेबल होता है तो वो कोर्ट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा सकता है। इनकेपेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोई बंदा पैरालाइज्ड हो गया, कोई बंदा पागल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो ये क्या हो गई, अब वो पार्टनरशिप फर्म को तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, तो वो अगर अनसाउंड माइंड का है या फिर पैरालाइज हो गया तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या थ्रू फ्रेंड वो ये चीज़ कोर्ट में लेकर जाएगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर बंदा अब पार्टनरशिप को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो अनसाउंड माइंड का हो गया है या तो फिर ऐसी कोई डिसेबिलिटी उसकी बॉडी में हो गई है जिससे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप फर्म में नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराएगी अगर ऐसी कोई इनकेपेबिलिटी आ जाती है। इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर कोर्ट के फाइनल एजुडिकेशन से पहले या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से पहले वो बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है, तो वो चाहे तो उसको रद्द करके पार्टनरशिप फर्म को इंटैक्ट भी रख सकता है। अदरवाइज वो जैसी कोर्ट एडजुडिकेट करेगा तो पार्टनरशिप फर्म विल बी हेल्ड टू बी डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। थर्ड, इसमें दो चीज़ें तो ये होगी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेकंड इज द परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी, थर्ड इज पार्टनर्स मिसकंडक्ट विच इज इफेक्टिंग द बिजनेस, ऐसा कोई पार्टनर का मिसकंडक्ट जो कि बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, और चौथी कमिट विलफुली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये क्या है, अब इस तरीके का मिसकंडक्ट या फिर इस तरीके के एक्ट जो कि थर्ड पार्टी से, जो कि बायर्स हैं फर्म के, उसको इफेक्ट कर रहा है, या फिर इंटरनल मैनेजमेंट के फर्म के विलफुली कोई पार्टनर अगर उसको ब्रीच कर रहा है किसी भी टर्म एंड कंडीशन को, या फिर मिसकंडक्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। मिसकंडक्ट कई तरीके के हो सकते हैं भाई, कोई पार्टनर ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है बायर से, उसको कोई काम दिया जा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो सही से कोई भी इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, पार्टनरशिप फर्म जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, मिसकंडक्ट अगर कोई करता है। फिफ्थ वन इज गोइंग इन लॉस, बिजनेस कांट बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म लॉस में जाए जा रही है, लाइबिलिटीज उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में थ्रू कोर्ट उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे लाइबिलिटीज़ कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, लाइबिलिटीज़ जितने पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर होंगे, अब उसको नुकसान हुआ जा रहा है, एक पार्टनर कह रहा है कि मैं तो इस तरीके से अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस खड़ी होती है जिससे कि लॉस में बिजनेस जाया जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के थ्रू सू करा के पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो और इसके अलावा ऑन एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे भी कोई और भी ऐसा अगर कोई ग्राउंड खड़ा होता है इन 5-6 ग्राउंड्स के अलावा भी, जिससे कि ऐसा लगता है
कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराना कंपलसरी है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसे जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स पे भी इन मेंशन्ड ग्राउंड्स के अलावा भी पार्टनरशिप फर्म को थ्रू कोर्ट डिसॉल्व कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट हाउ a dissolution of a partnership firm can take place through court mentioned under section 44 of the partnership act. Another important thing is liabilities of partners after the dissolution. ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है, तो अब क्या क्या राइट्स होंगी, क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी पार्टनरशिप फर्म की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइबिलिटीज आफ्टर डिसोल्यूशन क्या होंगी, उसी दिन तक आदमी लाइबिल होगा जिस दिन तक पार्टनरशिप फर्म खड़ी हुई थी, उसके बाद पर्दा लाइबिल नहीं हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के किसी भी एक्ट के लिए। लेकिन जिस दिन तक उसका कोई भी कंडक्ट अगर हो रहा था उस टाइम पर, तो उस सब चीज़ों के लिए पार्टनरशिप फर्म लाइबिल होगी टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, जब तक उसमें बिजनेस चल रहा था पार्टनरशिप फर्म सिर्फ तभी तक के लिए लाइबिल हो सकती है, उसके बाद के किसी भी एक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म जो है वो लाइबिल नहीं हो सकती है। तो दिस इज़ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, कोई भी बिजनेस कंडक्ट हो रहा था किसी थर्ड पार्टी से, कोई भी लाइबिलिटी थी, तो कोई बिजनेस कंप्लीट नहीं था, तो इस तरीके के काम को पार्टनरशिप फर्म कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ तभी तक होती है जब तक वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के बाद किसी भी पार्टनर को लाइबिल हेल्ड नहीं किया जा सकता है। जब तक ही लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म की होती हैं तब तक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में होती है। ठीक है, उसके बाद किसी भी एक्ट के लिए थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म को लाइबिल नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है तो उस अनफिनिश्ड बिजनेस को सेटल किया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी था, कुछ किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी थी या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस था जो थर्ड पार्टी से अनफिनिश था, तो उसको सेटल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैम पार्टनरशिप फर्म खत्म होने के बाद किसी भी पार्टनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइट्स ऑफ पार्टनर्स टू वाउंड अप बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के वाउंड अप होने के बाद, यानी कि बिजनेस के वाइंड अप होने के बाद क्या क्या पार्टनर के पास राइट्स रहती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप फर्म के पास क्या राइट्स रहती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी यूज टू सेटल डेट्स एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहली राइट तो यह है कि पार्टनरशिप फर्म की जो भी लाइबिलिटीज़ या फिर जो भी डेट्स होंगे वो सारी पार्टनरशिप की जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितने भी एनकम्बरेंसेस होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे, उनके हिसाब से पहले तो लाइबिलिटीज़ एंड डेट्स को सेटल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी सरप्लस बचता है सारे लाइबिलिटीज़ सारे डेट्स को देने के बाद जो भी सरप्लस बचेगा वो पार्टनरशिप में, जैसे ही भी उनके बीच में पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट था, जो भी उनके शेयर्स थे उस शेयर के हिसाब से वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। वेरी कॉमन सेंस की बात है ये। ठीक है, कि जो भी डेट्स जो भी लाइबिलिटीज़ है वो तो आपको देनी है थर्ड पार्टी की, जो भी आपने उधार लिया है, जो भी काम कर रहा है, जो भी लाइबिलिटीज अराइज हुई है वो आप अपने एसेट्स से उसको सेटल करेंगे, जो बचेगा वो आपस में बांट लेंगे जितने भी उसमें पार्टनर्स होंगे। तो दिस इज द राइट्स ऑफ पार्टनर्स टू वाउंड अप बिजनेस। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, ठीक है, या फिर वो एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट कर भी सकते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम तक इस पर्टिकुलर लोकल लिमिट में कोई भी इस पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैसे तो सेक्शन 27 में अलाउड नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म इज दी ओनली एक्सेप्शन टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड। तो कुछ, लेकिन ये भी अनलिमिटेड नहीं है, आर्बिट्री नहीं है। restriction imposed should be reasonable, it can be for a specific time period, it can be for a specified limit only। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के लिए सारे के सारे पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि कोई भी पार्टनर या फिर कुछ पार्टनर जैसे भी उनका एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये ही बिजनेस नहीं कर सकते, या इस पर्टिकुलर या फिर इस पर्टिकुलर टाइम तक ये बिजनेस हम कैरी फॉरवर्ड कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कैन बी ड्रॉन अंडर पार्टनरशिप एक्ट अंडर सेक्शन 54 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, वैसे तो रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पहले पढ़ा, लेकिन पार्टनरशिप सिर्फ उसकी इकलौती एक एक्सेप्शन होती है। ठीक है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड, रीजनेबल होना चाहिए वो चीज़ भी। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सील ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। गुडविल इज अ काइंड ऑफ एसेट,
पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल होगी, गुडविल तो किसी भी फर्म की हो, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप, किसी भी चीज़ की हो, वो एक एसेट होती है, ठीक है। क्योंकि गुडविल बेसिकली क्या करती है, और बायर्स को आपकी कंपनी की तरफ खींचती है। आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपकी हर चीज़ का एक निचोड़ होती है, एक तरीके से ट्रस्ट होता है कंपनी का। तो गुडविल हमेशा एसेट में काउंट्स होती है। तो अब पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो गई है तो उस पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का क्या होगा? गुडविल एसेट होती है। पहली चीज़, अगर कोई एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो गुडविल का क्या होना है फिर? वो उस एक्सप्रेस एग्रीमेंट के हिसाब से होगा भाई, जो भी उसमें मेंशन होगा। एक को दी जाए, 10 को दी जाए, किसी को भी बेची जाए, जो भी उसमें पहले से मेंशन है वो उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है तो गुडविल को भी एसेट के साथ साथ सोल्ड किया जा सकता है। गुडविल भी पार्टनरशिप फर्म की बेची जाएगी। अब चाहे तो पार्टनर उनमें से कोई एक पार्टनर खरीद ले उस गुडविल को, ठीक है, या फिर बाहर का कोई बंदा खरीद ले, थर्ड पार्टी खरीद ले, ठीक है। तो ये क्या है, गुडविल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गुडविल भी बेची जाएगी एसेट्स के साथ, या फिर विद प्रॉपर्टी, या फिर अलग से भी प्रॉपर्टी अलग बेच सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की, गुडविल को अलग पार्टनरशिप फर्म की बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप गुडविल जो है वो भी एक एसेट होती है, तो उसको भी सोल्ड आउट करना डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के बाद कंपलसरी है, ठीक है। उसको भी बेचा जा सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो कोई बात ही नहीं है, वरना क्या होता है उसकी, या तो आप गुडविल को अलग से भी बेच सकते हैं। अगर इतनी गुडविल है आपकी कंपनी की, ये सॉरी आपकी पार्टनरशिप फर्म की, तो उसको आप अलग से भी बेच सकते हैं, या फिर उसको प्रॉपर्टी की, बाकी प्रॉपर्टी जो बिक रही होती है तो उसके साथ भी उसको बेचा जा सकता है। तो अब एक चीज़ और खड़ी होती है कि अब तो पार्टनरशिप फर्म ने गुडविल बेच दी, ठीक है। तो अब कुछ राइट्स तो बायर के पास भी आएंगे ना गुडविल को लेकर। भाई एक ने आपकी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल खरीदी है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का एक तरीके से नाम खरीदा है उसने, तो उसके पास भी तो कुछ राइट्स आएंगे। तो पहली राइट जो होती है सेलर के पास, जिसने गुडविल बेची होती है, पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं बेसिकली, उनके पास एक राइट होती है कि वो अपनी फर्म से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। वो अपनी फर्म से रिलेटेड जो जो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बेची है, वो जो भी बिजनेस कर रही थी, तो वो उस बायर को, जिस बायर ने वो पर्टिकुलर गुडविल खरीदी है, आपकी कंपनी, आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम खरीदा है, तो आप वो बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। वो कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगी? पहले हमने पार्टनर जब डिसॉल्व हो रहे थे तो पढ़ा था कि भाई अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो सेम उसके वो कॉम्पीट तो कर सकता है बिजनेस में, लेकिन सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस होंगी कि भाई वो फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता, फर्म को लीगली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, किसी भी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा कि ये मैं इस फर्म से जुड़ा हुआ हूँ अभी भी, या फिर उनके क्लाइंट्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो यही तीन चीज़ें इन कंडीशंस के साथ भी होती हैं। तो जिस सेलर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, बस बस कुछ उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा होती हैं। पहली क्या है कि वो फर्म का नाम यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि भाई अब वो फर्म का कुछ है नहीं। दूसरी चीज़, फर्म किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि भाई मैं अब भी उस फर्म का पार्टनर हूँ, या फिर वो पार्टनर, वो फर्म की गुडविल जो है वो अब भी मेरे पास है, ऐसा किसी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कांट सॉलिसिट बायर्स। भाई अब आपने गुडविल बेच दी, गुडविल एक तरीके से नाम होता है, तो अब बायर को तो अभी भी पता है ना कि भाई एक पर्टिकुलर बंदे ने उस पार्टनरशिप फर्म का नाम खरीद लिया है, तो हो सकता है वो उस चीज़ को उस हिसाब से मैनेज करेगा, ठीक है। तो अब उस गुडविल से रिलेटेड जो बायर्स उस बंदे से जुड़ते हैं जिसने उस पर्टिकुलर कंपनी की गुडविल खरीदी है, उस गुडविल से जुड़े हुए जो बायर्स हैं, तो अब आप उस पर्टिकुलर कंपनी के नाम से जुड़े हुए बायर्स को आप सॉलिसिट करने की, या फिर उस पार्टनरशिप फर्म से हटाने की कोशिश नहीं कर सकते। अदरवाइज आप कॉम्पीट कर सकते हैं बिजनेस में, सेम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चौथी कंडीशन भी है जो पहले भी मेंशन थी, दैट इज रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ठीक है। एग्रीमेंट, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है उस पर्टिकुलर पार्टनर्स के ऊपर जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बेच दी है, कि जो जिसने गुडविल खरीदी है वो बायर अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट लिखवाता है कि भैया मैं गुडविल तो खरीद रहा हूँ, लेकिन तुम पे कुछ रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड भी लगाऊंगा कि इस पर्टिकुलर लोकल एरिया में, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम, इतने पर्टिकुलर टाइम तक तुम ये सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, तो ऐसा अलाउड है पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो बायर गुडविल का करना चाहे तो वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर सकता है। तो ऐसे एक्सप्रेस एग्रीमेंट के कंडीशन में इसको रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है। हमेशा के लिए एब्सोल्युटली कंपटीशन खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो देन इट विल बी वैलिड एग्रीमेंट। तो ऐसे एग्रीमेंट की कंडीशन में जो
सेलर ऑफ गुडविल होंगे, दैट इज द पार्टनर, वो पर्टिकुलर बिजनेस उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर उतने पर्टिकुलर टाइम तक कंडक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप फर्म। सो फार सो गुड, वेरी इजी। ये सारे के सारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो कि एक बिजनेसमैन को कॉमन सेंस के तौर पे या कस्टमरी तौर पर भी पता होती हैं, वो सारी इसके अंदर एम्बेडेड की गई हैं। ये सारे सेक्शंस जो मेंशन है आप इनके अंदर गो थ्रू भी कर सकते हैं। सिंपल से सेक्शंस हैं, सिंपली जो ऊपर उनकी हेडिंग्स है वही अंदर आपको मिलेगा। तो this is the end of the partnership firm. Only section 30 is remaining, that is a concept when a minor can be admitted to a partnership firm, which we will be discussing in the next video. उसी के साथ साथ अब तक लगभग ऑलमोस्ट पूरा पार्टनरशिप एक्ट इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के साथ कंप्लीट हो गया।